सुरक्षा और इससे संबंधित खाद्य की क्या समस्या है भारत में, खाद्य सुरक्षा की समस्या और इसके संबंध में खाद्य सुरक्षा को प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई हैं, उनके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि खाद्य सुरक्षा है क्या? और भारत में खाद्य जो सुरक्षा है, उसके लिए कैसे समस्याएँ जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा का एक तरीके से क्या मतलब है? तो खाद्य सुरक्षा का बेसिक तौर पर मतलब ये है कि हर समय सस्ती दरों पर सबको अनाज मिल सके बगैर किसी बाधा के। तो हम इसको एक साधारण अर्थ में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बाधा के सस्ती दरों पर उसको अनाज मिल सके। तो यहाँ पर जो सस्ती दरों का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो क्रय योग्य उसकी जो क्षमता है, उसको अनाज जो है उपलब्ध हो सके और उसको अनाज जो उपलब्ध हो वो हर समय उपलब्ध हो और जो अनाज जो उपलब्ध हो वो उसकी जो मनुष्य की एक जो पोषण की जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरतें हैं, उनकी भी वो पूर्ति करता हो। अगर हम देखें भारत में जो खाद्यान्न के मामले में या खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत ने आत्मनिर्भरता तो 1980 के दशक में ही हासिल कर ली थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा जो है भारत में अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर हम देखें कि खाद्य में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक भारत जो है अपनी जो खाने की ज़रूरत है, जो उसका अनाज जो था वो कभी-कभी विदेशों से मँगाना पड़ता था। तो उस संदर्भ में भारत ने में अपना इतना जो है गेहूँ, चावल और अन्य चीज़ें जो होती हैं वो उत्पादन होने लगा है कि भारत ने जो विदेशों पर जो निर्भरता थी, उसको कम कर दिया है। तो इस संदर्भ में 1980 के दशक से भारत ने जो है खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। दूसरा खाद्य सुरक्षा की बात करें तो भारत आत्मनिर्भरता तो हासिल कर ली है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती दरों पर अनाज मिल सके बिना किसी बाधा के, ये अवस्था जो है, ये स्थिति जो है हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो विशेष टॉपिक जो है आपकी जो सिलेबस में है वो खाद्य सुरक्षा है और खाद्य सुरक्षा जो लोगों को किन-किन योजनाओं के माध्यम से जो है सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, उसी में ही हम लोग आज विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें भारत के स्वतंत्रता से पहले की हम बात करें, अगर हम और इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, तो हम अगर प्राचीन काल में बात करें, तो भारत में जो कृषि जो एक तरीके से रही है भारत में जो, वो जीवन निर्वाह का एक साधन रही है। जैसे अगर विदेशों से तुलना करें, तो विदेशों में जो कृषि है वो एक तरीके से व्यावसायिक रूप को धारण कर चुकी है। वहाँ पर जो लोग हैं अपनी ज़रूरतों के लिए उत्पादन जो है वो तो करते ही हैं, लेकिन वो उत्पादन जो करते हैं वो बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारत में जो हम उत्पादन करते हैं, जो खाद्य जो उत्पादन करते हैं, जो फसलों का जो उत्पादन करते हैं, वो हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उसके अनुसार करते हैं। प्राचीन काल की हम बात करें तो वहाँ उस समय जो राजस्व जो सिस्टम था, जो एग्रीकल्चर जो है लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो राजा के द्वारा जो कर वसूल किया जाता था वो 1/, जो उनकी कुल उपज का 1/6 के आसपास वसूल किया जाता था। कभी-कभी ये दर जो है घटाकर कम कर दी जाती थी या कभी-कभी बढ़ा दी जाती थी, ये राजा पर निर्भर करता था। लेकिन सामान्य जो दर रही थी वो 1/6 के आसपास रही। अगर हम मध्यकाल में और एक चीज़ और देखी जाए जो हमको प्राचीन काल में मिलती है, वहाँ पर किसान जो थे वो अपनी मर्जी से जो फसलों को जो एक तरीके से उनका जो उनको उगाने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए वो स्वतंत्र होते थे। राज्य की ओर से जो कृषि व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप जो होता था वो न्यूनतम होता था। साथ में जो जो राजा होता था, वो जो हमारे जो किसान थे उनको सहायता भी प्रदान करते थे। जैसे अगर हम बात करें मौर्य काल की हम बात करें तो मौर्य काल में जो सौराष्ट्र का जो क्षेत्र था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों या जो है अशोक जैसे सम्राट रहे, उन्होंने जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण करवाया था, जो एक तरीके से
जो पीने के पानी के लिए तो साथ साथ ही थी और जो सिंचाई के लिए व्यवस्था भी करती थी। तो ऐसे जो शासक थे उनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई। साथ में किसानों को ऋण भी दिया जाता, जिसको तकावी ऋण कहा जाता था। तो ये खाद्यान्न एक तरीके से किसानों को राहत देने के लिए, खाद्यान्न को एक तरीके से जो है बढ़ाने के लिए सारी जो रियायतें होती थी वो किसानों को दी जाती थी। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जो है जो कर जो वसूल किया जाता था कृषि पर, वो कर जो है वो 1/3 के आसपास जो एक सामान्य तौर पर रहा, लेकिन कुछ शासकों ने 1/2 को भी उसको वसूल किया। लेकिन जो 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 शासक थे, चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल काल की बात करें, तो उस दौरान जो शासकों ने भारत में जो जो किसान थे उनको भी जो है रियायतें दी। अकाल के समय जो है लगान माफ कर दिए जाते थे। साथ में जो अन्य अगर बात करें सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई की, जैसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरें खुदवाई गई थी सिंचाई के लिए, और जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों को तकावी ऋण बांटे गए, और ऐसे ही अकबर के द्वारा भी व्यवस्था की गई। तो मध्यकाल में भी जो है हमारी जो एक तरीके से हम इतना जो है अनाज उत्पन्न कर पा रहे थे कि अपना जो एक तरीके से उस समय भी हमारी जो स्थिति थी वो आत्मनिर्भर ताकि स्थिति में थी। लेकिन जैसे ही भारत में जब जो अंग्रेजी शासन आता है, कंपनी का शासन आता है, उसके बाद भारत में जो है एक तरीके से खाद्यान्न की स्थिति जो है वो जो है एक तरीके से बिगड़ने लगती है। कृषि की स्थिति जो है पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इसके अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर 2 कारण होते हैं। एक तो चूंकि कंपनी जो थी वो व्यापारिक कंपनी थी और उसका जो उद्देश्य ये था कि भारत से वस्तु को प्राप्त करना और उनको विदेशों में बेचना। तो विदेशों में जो बेचने के लिए बेचा, और साथ में कंपनी का ये भी उद्देश्य था कि जो भारत में जो 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 भी वस्तुएं खरीदी जाएं वो भारत से ही उनको खरीदने के लिए पैसा लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी थी उसके द्वारा भारत में अभी तक जो परंपरागत जो कृषि व्यवस्था थी, जो रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था, उसमें उनके द्वारा परिवर्तन किया गया। तो जो अभी तक जो 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 एक तरीके से कर की जो व्यवस्था थी और जो कृषि जो व्यवस्था थी उसमें उनके द्वारा एक नई व्यवस्था लाई गई, जिसके बारे में आप लोगों ने जो है तृतीय सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो है महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त लाया गया। तो इसके माध्यम से जो जो किसान थे उनको जो है जमींदार जो थे उनकी उनकी एक तरीके से उनकी दया पर उनको छोड़ दिया गया और किसानों की जो स्थिति जो थी वो जो है बदतर होती गई। इसका कारण ये भी था कि जो लगान की जो दर थी वो जो है वो एक तरीके से देखा जाए कि करीबन 60% के आसपास जो है किसानों से लगान वसूल किया जाता था, और किसान पर अपनी जो कुल उपज थी उसका 40% भाग ही किसान के पास में रह जाता था। उसके बाद में सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके जो कंपनी थी, उसके द्वारा भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति उनके द्वारा लाई गई। तो इसका जो विशेष उद्देश्य ये था कि अभी तक भारत में जो अनाज उत्पन्न किया जा रहा था, चाहे वो गेहूं थे, चावल थे, दालें थी, उत्पन्न किया जा रहा था, उसकी जगह जो है कंपनी के द्वारा भारतीय जो किसान थे उनको एक तरीके से उनको परेशान किया गया या उन पे ये दबाव डाला गया कि अभी तक जो वो उत्पादन कर रहे हैं वो जो है बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करे, जिससे कंपनी जो है अधिक से अधिक माल जो था यहाँ की जो उत्पादन थे उसको विदेशों में बेच सके और मुनाफा कमा सके। तो यहाँ कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब ये हो गया कि जो कृषि का उत्पादन जो है वो बाजार के अनुरूप हो, बाजार के लिए हो, जिसमें विशेष तौर पर जो है अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर जो खेती अभी तो जो परंपरागत जो खेती हो रही थी जिसमें गेहूं, चावल ये सारी उत्पादन हो रहा था, उसकी जगह सरकार के द्वारा ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया गया। जैसे हम बात करें नील की खेती को उनके द्वारा बढ़ावा दिया गया, नील को बढ़ावा दिया गया, कपास को बढ़ावा दिया गया, अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया, तो और गन्ने को उनके द्वारा बढ़ावा दिया गया। तो ऐसी चीजें तो एक तरीके से भारत में जो है इन चीजों को बढ़ावा दिया। और जैसे खाद्यान्न जो होता है, जो खाने की जो चीजें हैं, गेहूं, चावल, इनकी खेती को उनके द्वारा एक तरीके से हतोत्साहित किया गया। तो ब्रिटिश काल में ही जो भारत में एक तरीके से जो खाद्य जो सुरक्षा की स्थिति थी, लोगों को एक तरीके से सस्ती दरों पर या एक तरीके से कहें कि जो उनकी क्रय पावर है, जो उनकी खरीदने की शक्ति है, उस पर उनको जो है खाद्यान्न उनको नहीं मिल पाता था। क्योंकि भारत में खाद्यान्न इतना उत्पादन नहीं हो रहा था, तो जो भारत के जो लोग हैं, जो इतिहास में हम लोगों को पढ़ने मिलता है कि अधिकांश जो भारतीय थे वो एक वक्त का ही भोजन कर
पाते थे और कभी कभी तो उनको एक वक्त का भोजन ही नहीं मिल पाता था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन काल में खाद्य सुरक्षा की जो एक समस्या थी वो गंभीर जो है समस्या बनी रही। जब स्वतंत्र हुए 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद में और जो है सरकार के द्वारा अगर हम देखा जाए कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो हमारा लक्ष्य रखा गया था वो खाद्यान्न में जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। कृषि में जो जो एक तरीके से परिवर्तन की बात हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें की गई थी। और इसी दौरान चूंकि भारत में खाद्यान्न की इतनी कमी थी, तो भारत सरकार के द्वारा विदेशों से खाद्यान्न जो था उसका भी आयात किया गया। तो उस स्थिति से खाद्यान्न की जो स्थिति थी, खाद्यान्न की जो आयात की जो स्थिति थी, उससे उभरने के लिए सरकार के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के मामले में जो है आत्मनिर्भरता हासिल जो है आत्मनिर्भरता का जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ था और जो हमारे जो किसान थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे और भारत जो है तकनीकी स्तर पर इतना मजबूत नहीं था कि वो तत्काल जो है खाद्यान्न के मामले में जो है एक तरीके से जो है एक उच्च स्तर को हासिल कर सके। लेकिन आगे हम देखेंगे 1960 के दशक में, 1965-66 में भारत में जो है पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हरित क्रांति आती है, जिसमें जो एक तरीके से जो उच्च उर्वरक जो है और जो नए जो मैक्सिकन जो गेहूं की जो प्रजाति थी उसके माध्यम से भारत में हरित क्रांति आती है और गेहूं चावल के मामले में भारत जो है कुछ हद तक जो है अपनी जो भारतीय जनता थी उसका पेट भरने में जो है कुछ सफल हो पाते हैं। लेकिन अभी तक आत्मनिर्भरता जो भारत जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है और 1980 तक हम जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तो अगर आत्मनिर्भरता तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या को जो है सभी लोगों को एक तरीके से भरपेट भोजन और उनको मिल सके, उनको खाद्य सुरक्षा मिल सके, ये समस्या जो है अभी तक बनी हुई है। तो विशेष तौर पर खाद्य सुरक्षा का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को जो है एक सस्ती दरों पर जिसको वो क्रय कर सके बिना किसी बाधा के उसको अनाज मिल सके। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि 1950 से लेके और वर्तमान स्थिति तक हमने खाद्य में आत्मनिर्भरता तो हासिल कर ली है, लेकिन हम खाद्य सुरक्षा नहीं दे पाए हैं अभी तक। तो विशेष तौर पर हम बात करें तो हमारी जनसंख्या, जो पहला कारण यही है कि जनसंख्या। तो हम देखें कि भारत अभी अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब जो है 21 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल जो है विश्व के क्षेत्रफल का देखा जाए तो 17.5 है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के पास जो कुल भूमि है वो विश्व की जो संपूर्ण भूमि है और उसका 2.4 भाग ही आता है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी जनसंख्या जो विश्व में हम जो है दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, उसका जो है उसको जो है उनका जो पेट भरना और उसके लिए जो खाद्यान्न उपलब्ध कराना या खाद्य सुरक्षा उनके लिए एक तरीके से गंभीर चुनौती बनी हुई है। दूसरा कारण है नगरीकरण और औद्योगिकरण। जैसे कि अभी आप सभी लोग जो है इस चीज को समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे जो जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को बसाने के लिए, लोगों को बसने के लिए जो है जमीन की आवश्यकता है। तो और ये जमीन आएगी कहाँ से? जमीन अभी जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी से हमको कटौती करनी पड़ेगी, या ऐसे क्षेत्र जो एक तरीके से जो वीरान है या जहाँ तक एक तरीके से जो नहीं बसाए गए उन जगहों को बसाना है। दूसरा और जो है तो ऐसी स्थिति में जो नगरीकरण है जो और औद्योगिकरण के कारण भी जो एग्रीकल्चर लैंड है, हमारी जो कृषि योग्य जो भूमि है वो भी जो है निरंतर जो है कम होती जा रही है। तो जिसके कारण जो है अगर कृषि योग्य जब भूमि कम होगी तो खाद्यान्न उत्पादन जो है उससे जो है अवश्य ही जो है प्रभावित होगा और खाद्य सुरक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। तीसरा कारण है अनिश्चित खाद्य उत्पादन। अगर हम बात करें कि अनिश्चित खाद्य उत्पादन और जलवायु परिवर्तन जो है एक तरीके से दोनों में एक अंतर संबंध है। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें कि भारत में विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन का आप मतलब समझ ही रहे होंगे, जो है एक तरीके से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे प्राकृतिक आपदाएं जो है धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गई। अगर हम वर्तमान जो है बात करी जाए तो अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो तूफान
तूफान आया था और उसके कुछ समय बाद जो है महाराष्ट्र और गुजरात में भी तूफान आया। तो ऐसी स्थिति में जो जलवायु परिवर्तन है उसने भी जो है जो हमारे जो खाद्य जो उत्पादन है उसको जो है प्रभावित किया है। और ऐसी स्थिति में जो खाद्यान्न की जो आपूर्ति होती है वो भी जो है सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो अनिश्चित खाद्य उत्पादन कभी जो है उत्पादन जो है जो प्राकृतिक जो अवस्थाएं जो है एक तरीके से सही होती है तो खाद्यान्न बढ़ जाता है, और अगर प्राकृतिक जो अवस्थाएं जो प्रतिकूल होती है तो खाद्यान्न जो है घट जाता है। तो अनिश्चित खाद्यान्न उत्पादन की जो है स्थिति बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन ने जो है भारत में एक तरीके से समस्याएं जो है पैदा की है। कहीं किसी क्षेत्र में जो है बाढ़ है, किसी क्षेत्र में जो है सूखा है। अभी आगे भी इसी चर्चा करेंगे। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर हम देखा जाए कि कुछ महाराष्ट्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे विदर्भ का इलाका हो गया और कुछ और हैं, अगर साउथ की हम बात करें तो कभी वहां जो एक तरीके से पानी की समस्या हो जाती है, कभी केरला जैसे क्षेत्र में जो एक अचानक बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन ने जो है एक तरीके से जो खाद्य जो उत्पादन है उसको प्रभावित किया है और खाद्य जो सुरक्षा की जो चुनौती है उसको बढ़ा दिया है। हम बात करें सिंचाई व्यवस्था की, तो जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। तो भारत में देखा जाए कि करीबन 60% जो भूमि ऐसी है जो तकरीबन जो है एक तरीके से जो है जो वर्षा पर ही एक तरीके से निर्भर रहती है। हम लोग जो है करीबन 40 से 45% की भूमि पर ही जो है सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर पाए हैं। तो सिंचाई जो है एक तरीके से व्यवस्था जो है पर्याप्त मात्रा में ना होने का भी जो है खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करती है। उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता, अगर हम इस संबंध में अगर चर्चा करें, जैसे कि हमने भी बताया कि जो है औद्योगिक क्रांति जो है हरित क्रांति के दौरान जो है उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि उन्नत किस्म के जो बीज हैं एक तरीके से वो महंगे भी पड़ते हैं, और जो हमारे जो किसान हैं जो कि अधिकांश जो है गरीब हैं और जो है उन्नत किस्म के बीज का जो है एक तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादकता होती है वो भी नहीं बढ़ पाती है। तो उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता भी जो है खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ये हमने चर्चा की कि कुछ भारत में कभी देखा जाता तो एक भाग में सूखा पड़ रहा है तो एक भाग में बाढ़ की स्थिति है। जैसे अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो जो असम का जो हमारा इलाका है तो वहां पर एक बाढ़ की स्थिति वहां बनी हुई है, जबकि हम अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां सूखे की स्थिति बनी हुई है। और साथ में महाराष्ट्र में जो विदर्भ का इलाका है वहां सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो भारत में चूंकि भारत की जो प्राकृतिक कंडीशन है और वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण ऐसी स्थिति जो है बनी हुई है। खाद्यान्न जो नेक्स्ट जो है जो समस्या है वो खाद्यान्न भंडारण की समस्या है। क्योंकि भारत स्वतंत्रता के बाद से हम अभी तक ऐसी प्रॉपर फूड जो है भंडारण की एक चेन नहीं बना पाए हैं कि जो हमारा जो उत्पादन जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसको भंडार कर सके, उसको स्टोरेज कर सके और उसको सुरक्षित रख सके। जैसे कि अभी न्यूज चैनलों में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मध्य प्रदेश में और पंजाब में अचानक बारिश आने के कारण जो है हजारों टन जो है गेहूं जो है वो बरसात में भीगने के कारण खराब हो गया। अगर ऐसे ही जो गेहूं जो है वो खराब होता रहा तो ये भी हमारे लिए जो खाद्य सुरक्षा की जो चिंता है उसको बढ़ाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब यही हो गया कि सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो है जो है फसल बुआई से पहले एक मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, और उसका उद्देश्य विशेष तौर पर यही सुनिश्चित करना होता है कि यदि कृषि में उत्पादन जो है अधिक होगा और जो मूल्य जो है उनमें गिरावट होगी तो सरकार जो एक न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य की घोषणा करती है उस मूल्य पर जो है सरकार उन वस्तुओं को क्रय कर लेगी। तो इसका जो विशेष तौर पर उद्देश्य यही है कि किसानों में एक तरीके से निराशा की भावना जो है वो एक तरीके से उसको बचाना। आपने देखा होगा किसान जो है अधिक फसल हो जाती है, उसका मूल्य उनको प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता है, या उनकी जो फसलें खराब हो जाती हैं तो किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। और तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि अगर अधिक उत्पादन हो जाएगा, जैसे कि वर्तमान में हम अगर बात करें कि सरकार जैसे गेहूं का जो मूल्य है सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1800
जो है 50 से, मुझे अभी तक शायद इतना ही याद है, 1850 के आसपास घोषित किया है, 1850 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार। तो अगर उत्पादन अगर ज्यादा होता है तो सरकार, और जो मूल्य, जो बाजार मूल्य जो है वो 1850 से घटकर अगर 1600 रुपए या 1500 रुपए भी पर मार्केट में आ जाता है, लेकिन सरकार जो क्रय करेगी उस जो अनाज को, जो गेहूं को करेगी, वो 1850 पर ही क्रय करेगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि किसानों में जो एक निराशा की स्थिति उत्पन्न ना हो, और किसानों को जो आगामी खाद्यान्न उत्पादन के लिए उनको प्रोत्साहन देना, और साथ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके संबंध में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे, उसके लिए गेहूं की खरीद करना। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी जो एक समस्या जो है इस संबंध में बनी हुई है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो विशेष तौर पर देखा जाए कि कुछ जो है जो वैज्ञानिक हैं और जो है विशेषज्ञ, उनका मानना है कि सरकार को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है, वो कृषि जो फसल जो है, जो पैदावार, जो फसल बोने से पहले करने की बजाय जब उत्पादन हो जाए उसके बाद करनी चाहिए। तो ये एक समस्या इसमें भी बनी हुई है। देखा जाए कि नेक्स्ट कारण है असामान्य वितरण प्रणाली। तो भारत में जो कि जो वितरण प्रणाली है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्यान्न जो है गरीब लोगों को, जिसमें जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है, तो उसमें भी एक असामान्य वितरण की स्थिति बनी हुई है। तो क्योंकि खाद्यान्न जो है कभी कभी देखा होगा कि आप लोगों ने जो गोदाम है, जो भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम है, एफसीआई के जो गोदाम है, उनमें गेहूं जो है पड़ा सड़ जाता है, और लोग जो है एक तरीके से भूख या कुपोषण से मर जाते हैं। और तो ऐसी स्थिति में जो असामान्य तौर पर जो वितरण की समस्या है एफसीआई की तरफ से, और जो सरकारी जो मशीनरी है उसकी तरफ से, ये भी जो है खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती उत्पन्न करती है। अगर बात करें वैश्विक संकट, नेक्स्ट कारण है गरीबी और अशिक्षा, क्योंकि हमारे जो अधिकांश जो किसान हैं वो गरीब और अशिक्षित हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषि में जो है वो नवीन तकनीकों का प्रयोग जो है नहीं कर पाते, या ये कहें कि जो नवीन तकनीक है उनसे वो अनभिज्ञ रहते हैं। साथ में ही तो ऐसी स्थिति में नवीन तकनीकों को ना जो है एक तरीके से ना अपनाने के कारण जो है वो जो एक तरीके से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते। जैसे कि हम बात करें कि जो एक तरीके से नवीन जो तकनीकी के जो बीज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। तो गरीबी के कारण जो है वो ऐसे जो बीज हैं उनको क्रय करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट कारण है वैश्विक संगठन जैसे WTO की भूमिका। तो WTO विश्व व्यापार संगठन है, और तो इसका जो विशेष तौर पर जो उद्देश्य होता है कि विश्व की जितने भी देश हैं उनके व्यापार के संबंध में जो है कानून, एक तरीके से एक नियामक ये संस्था है। तो विश्व व्यापार संगठन ने भी हर एक तरीके से कुछ का नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडी होती है उसको न्यूनतम रखा है। तो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है खाद्यान्न उत्पादन के लिए, या आपने देखा होगा उर्वरक के लिए, मतलब जो है उर्वरक यूरिया और ये सारी जो फर्टिलाइजर जो है उनके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो उस संबंध में भी जो कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए। तो ऐसी स्थिति में जो WTO की जो भूमिका है वो भी भारत में खाद्य की जो सुरक्षा है उसके लिए एक तरीके से समस्या पैदा करती है। शासकीय और प्रशासकीय उत्तरदायित्व की कमी हम देखेंगे कि जैसे कि हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि शासकीय और जो प्रशासकीय कमी के कारण जो भारत में हर साल ऐसी खबरें आती है कि हजारों टन जो गेहूं जो है एक तरीके से बरसात में भीग के खराब हो गया। तो और दूसरा है क्योंकि एक तरीके से उस जो है वो मंडी में ही पड़ा रहता है काफी समय तक। तो ये जो शासकीय एक तरीके से उत्तरदायित्व है और ये जो कमियां हैं उसके कारण भी जो है खाद्यान्न जो है एक तरीके से सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो वो कमियां भी जो है खाद्य सुरक्षा को यहाँ जो है एक तरीके से उसके लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। तो विशेष तौर पर हमने ये जाना कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, एक तरीके से लोगों को उनकी वाहनीय मूल्य पर जो है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में जो है बिना किसी बाधा के लोगों को जो है अनाज उनको मिलता रहे। लेकिन अनाज जो है सभी लोगों को अनाज मिले, जो भारत की जो जनसंख्या है उसके लिए एक तरीके से खाद्य सुरक्षा के लिए जो है चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उनके कारण जो है को हमने यहाँ जाना। अब हम बात करेंगे थोड़े से और बिंदुओं पर बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के लिए कि खाद्य सुरक्षा जो है एक तरीके से नहीं मिल पा रही है भारत के लोगों को।
तो एक तरीके से कैसे वो जो है इफेक्ट कर रही है लोगों को खाद्य जो सुरक्षा ना मिल पाना। अगर हम विशेष तौर पर भारत में बात करें, जो हमारी ग्रामीण जो क्षेत्र की जनसंख्या है, वो विशेष तौर पर कैलोरी और जो प्रोटीन की जो सामान्य मात्रा है, जो शरीर के लिए पोषण की जो आवश्यकता है, वो उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि खाद्य सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ आपको सिर्फ अनाज मिल रहा है। अनाज तो मिले ही मिले, लेकिन आपको जो जो खाद्यान्न मिल रहा है वो एक तरीके से उसमें पोषण भी होना चाहिए, उसमें जो है न्यूट्रिशन की जो 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 एक जरूरी मात्रा है शरीर के लिए। जैसे जैसे हमने गरीबी का जब अध्ययन किया था, तो सरकार के द्वारा एक मानक स्टैंडर्ड निर्धारित किया था कि अगर किसी व्यक्ति को जो है शहरी इलाकों में जो कैलोरी 2100 कैलोरी मिल रहा है और जो है ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरी मिल रहा है, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी है कि जो कैलोरी का मान है, जो शरीर की जरूरतें हैं, और प्रोटीन का मान है, वो सामान्य तौर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। और उसी से भारत में एक तरीके से कुपोषण की जो स्थिति है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वो जो है एक तरीके से बनी हुई है। साथ में अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अगर की बात करें, तो भारत में करीब 20 करोड़ जो लोग हैं, उनकी ऐसी आबादी है जो अल्प पोषण है, मतलब उनको जो है पूरे एक तरीके से पर्याप्त मात्रा में उनको पोषण नहीं मिल रहा है। तो और इस आबादी को अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें, विश्व के संदर्भ में देखें, तो ये जो विश्व में कुल जो कुपोषित लोगों की जो आबादी है, उसकी 24% है। तो भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है देखा जाए तो जो है वो जो तरीके से कुपोषण का शिकार है, जिसको पर्याप्त मात्रा में जो है एक तरीके से पर्याप्त मात्रा में उसको कैलोरी और प्रोटीन नहीं मिल पाता है। हम देखें खाद्य सुरक्षा के लिए जो है एक तरीके से पारिवारिक स्तर पर हम देखा जाए कि एक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां कैसे उत्पन्न जो है एक तरीके से कैसे उसके समक्ष आती हैं। तो विशेष तौर पर देखा जाए कि एक भारत में जो करीबन जो हमने गरीबी का जब अध्ययन किया था, तो उसमें 2-3 आंकड़े आपको बताए थे। कुछ आंकड़े जो है भारत में जो गरीब जनसंख्या का आंकड़ा जो है वो जो है 21.9 भी माना गया था, और कहीं आंकड़ा जो है अन्य आयोग के अनुसार जो है 29.1 भी माना गया था। तो लेकिन मोटा मोटा जो सरकार का मानना है कि भारत में करीबन जो गरीब जनसंख्या है, जो 23% जो लोग हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे है, और इनकी जो आय है उसका जो मैक्सिमम जो खर्च होता है, जो उनकी पारिवारिक आय का है, वो एक बड़ा हिस्सा उनके भोजन पर ही एक खर्च हो जाता है। दूसरी जो समस्या है इसमें खाद्य सुरक्षा के लिए जो है खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता और खाद्य सुरक्षा। अगर हम देखा जाए कि भारत में जो पंजाब का क्षेत्र है, और जो है हरियाणा का है, और जो हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जहाँ पर जो हरित क्रांति का जो क्षेत्र रहा है, वहां पर जो है इतना अधिक मात्रा में उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का यूज किया गया है कि जो उत्पादन का जो एक तरीके से जो स्तर है, वो धीरे धीरे स्थिर हो गया, और कहीं क्षेत्रों में जो उत्पादन का जो स्तर था वो गिर भी गया है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन है, उत्पादन का में जो स्थिरता है आ गई है, और जो खाद्य की जो सुरक्षा है, उसके बीच में एक संबंध है। अगर खाद्यान्न और दूसरा, अगर खाद्यान्न का उत्पादन में अगर अस्थिरता होगी, अगर खाद्यान्न जो है कभी कम होगा या कभी ज्यादा होगा, तो ये भी जो है एक तरीके से उसकी पूर्ति पर असर डालता है। क्योंकि गरीब जो है गरीबी रेखा से नीचे का जो व्यक्ति है, उसकी जो आय है वो सीमित मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में अगर खाद्यान्न जो है, जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्यान्न का जो स्तर है वो जो है एक तरीके से अनिश्चित होगा या स्थिर हो जाएगा, तो खाद्यान्नों की जो है वो कीमतें बढ़ेंगी, और खाद्यान्न की जब कीमतें बढ़ेंगी, तो जो व्यक्ति है एक तरीके से वो जो है एक तरीके से खाद्यान्न को जो है एक तरीके से क्रय नहीं कर पाएगा, और जो है क्रय जब नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है एक तरीके से कम जो है एक तरीके से क्रय नहीं कर पाएगा, तो उसको कम भोजन मिलेगा, और जो कम भोजन जब वो करेगा, तो वो जो है जो एक तरीके से जो शरीर के लिए जो एक तरीके से पोषण की जो आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता है, जो कैलोरी और प्रोटीन है, वो भी इसको जो है कम मात्रा में मिलेगा। तो यही से जो सारी एक तरीके से जो चक्र बनेगा, वो जो खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है, वो जो है उसके समक्ष उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा इस संबंध में भी प्रयास किया गया है कि सरकार जो है लोगों को उचित मूल्य पर जो है एक तरीके से उनकी जो क्रय करने की क्षमता है, उन पर उनको खाद्यान्न मिल सके, तो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ताकि जो गरीब जो लोग हैं उनको जो है खाद्यान्न सुरक्षा मिल सके।
तो यहाँ अगर हम देखें कि जो खाद्य सुरक्षा के लिए अगर हम अन्य कारणों पर चर्चा करें कि जो जो मुख्य तौर पर बाधाएं जो भारत में हैं, तो सबसे बड़ी बड़ी बात तो जो भारत की जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, 1 करोड़ हम लोग अगर वर्तमान की अगर आंकड़ों की बात करें 2011 से इतर जो है 2020 की बात करें, तो भारत की जो जनसंख्या है 1 अरब 33 करोड़ के आसपास हम लोग 32-33 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, और एक आध साल में हम जो है चीन की जो जनसंख्या है उसको एक तरीके से पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको जो अपने जो लोग हैं उनका उनका पेट भरने के लिए, उनको जो है खाद्य सुरक्षा उनको प्रदान करने के लिए उत्पादन जो हमारा है वो खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना होगा। दूसरा कि जो हमारा जो जो अधिकांश जो जो गेहूं है, जो हमारी जो जो फसलें हैं जो खराब हो जाती हैं, चाहे वो भंडारण के दौरान, स्टोरेज के दौरान हो या परिवहन के दौरान, ट्रांसपोर्ट के दौरान जब हम लोग करते हैं तब खराब हो जाती हैं, तो उस जो आपूर्ति है उसको भी हमको मजबूत करना होगा, जिससे कि जो अनाज जो है वो खराब ना हो। तो 2 स्थितियां अगर हम करेंगे तो हम खाद्य सुरक्षा को जो है प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो पहली जो अगर हम बात करें कि सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास योजना चलाई गई है, तो ये भोजन देने का एक कार्यक्रम है जिसको आईसीडीएस बोला जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं हमारी आईसीडीएस जो योजनाएं हैं, उसके माध्यम से जो जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं या जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो 6 साल तक की जो उम्र के जो बच्चे हैं, सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली जो जो महिलाएं हैं, उनको इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। तो आईसीडीएस योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होगी, तो इसके संबंध में अभी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आईसीडीएस जैसी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। दूसरी योजना सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना है, तो इसके बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी होगी। मिड डे मील जो है जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर जो है बच्चों को एक उनको जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है एक बच्चों को एक पोषण मिल सके, एक कैलोरी मान, उचित कैलोरी मान और प्रोटीन मान उसमें रखा जाता है, तो बच्चे जो है स्कूल आने के साथ साथ एक उनकी जो पोषण की आवश्यकता है उसको भी पूरा किया जा सके। दूसरा जो तीसरी योजना है सरकार के द्वारा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम, जैसे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिस्टम है, तो वो हमने जो पीडीएस जो सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है, जिसको बाद में सरकार के द्वारा जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया, जैसे टीपीडीएस कर दिया गया, तो ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। साथ में सरकार के द्वारा कुछ योजना जो है 2000 में चलाई गई थी, अन्नपूर्णा योजना। उसका उद्देश्य भी जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको और जो है अन्य जो है उनको अनाज उपलब्ध कराना, जिससे कि वो है जो खाद्य सुरक्षा उनको मिल सके। साथ में महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाएं जैसी सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई, जिनका उद्देश्य यही है कि जो है लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनको एक जो है उनके आसपास, उनके गांव के आसपास 5 किलोमीटर की परिधि में उनको 100 दिन का उनको रोजगार मिल सके। तो और अगर हम देखेंगे सरकार के द्वारा समय समय पर जो महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसकी जो मजदूरी दर है, उसका जो पारिश्रमिक है उसको जो है तय किया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि उनको इसके अंतर्गत एक न्यूनतम मजदूरी इतनी मिले कि जो व्यक्ति जो है मनरेगा के तहत कार्य कर रहा है वो अपनी जो खाद्य सुरक्षा की जो जरूरत है उसको वो पूरा कर सके। तो अभी तक हमने यहाँ 4 या 5 योजनाएं देखी हैं, तो इसमें से 3 या 4 योजनाएं जो है आपके सिलेबस में हैं। अब इन्हीं योजनाओं का हम जो है आगे क्रमवार इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो देखा जाए कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके बारे में सभी आप जानते होंगे, सामान्य जानकारी आपके पास में होगी, और आपके घर के आसपास जो है इस टाइप की जो है एक तरीके से जिसको कोटा बोला जाए, सामान्य भाषा में इसको कोटा भी बोलते हैं, और जो है सरकारी सस्ती गल्ले की दुकान भी इसको कहा जाता है। तो जहाँ पर गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको जो है सरकार के द्वारा जो है एक न्यूनतम मूल्य पर सरकार के द्वारा जो है उनको खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो विशेष तौर पर इसका उद्देश्य यही है कि जो बाजार की जो ऊंची कीमतें हैं उनसे जो गरीबी रेखा
जो जो गरीब लोग हैं उनको जो है उनकी जो रक्षा की जा सके और उनको एक न्यूनतम जो आवश्यक उपभोग का जो उनका स्तर है उसकी जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो विशेष तौर पर इसका ये दो ही उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कि पहला तो ये कि जो गरीब लोग हैं उनको एक जो उनकी जो क्रय योग्य उनकी जो क्षमता है और उस पर जो है उनको जो है अनाज उपलब्ध हो सके, जिससे जो बाजार की जो ऊंची कीमतें हैं उससे उनकी रक्षा हो सके। दूसरा, उनकी जो न्यूनतम जो उपभोग की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो ये योजना जो सरकार के द्वारा 1950 में प्रारंभ की गई थी और इसमें जो योजनाएं थी इसमें 6 चीजों को उसमें रखा गया था। पहले सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, जो कि वर्तमान में जो है हर एक तरीके से देखा जाए गली मोहल्लों में ये दुकानें हैं जहां जहां सरकार ने लाइसेंस दिए हैं। सहकारी उपभोक्ता भंडार भी है, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार हैं और नियंत्रित कपड़े की दुकान, सुपर बाजार, मिट्टी का तेल की दुकान और सॉफ्ट फूड। तो ये विशेष तौर पर सरकार की इसके अंतर्गत ये चीजें थी। अगर जो है जो एक सामान्य जानकारी के अनुसार देखा जाए तो सरकार के द्वारा गेहूं, चावल, दाल और पहले सरकार के द्वारा जो है एक तरीके से कपड़े धोने का साबुन, चीनी और मिट्टी का तेल और से पहले ये सारी चीजें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। देखिए सरकार के द्वारा धीरे धीरे ये चीजें जो है एक तरीके से कम कर दी गई हैं और सरकार जो है अभी जो भविष्य में एक तरीके से आईसीटी की तरफ जा रही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो सरकार जो है एक तरीके से लोगों को जो है सीधे लाभ देने का प्रयास कर रही है। तो अभी सरकार द्वारा सामान्य तौर पर जो है गेहूं, चावल और दाल जैसी चीजें ही जो है लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपनी कुछ कमियां थी और वो जो जिन लोगों को टारगेट करना था, वास्तव में जिन लोगों को इस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिन लोगों को लाभ दिया जाना था उनको लाभ नहीं मिल रहा था और उसका जो लाभ था ऐसे लोग जो पात्र नहीं हैं वो भी उसका लाभ उठा ले रहे थे। तो सरकार के द्वारा 1997 में अपनी जो योजना थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो योजना है उसको परिवर्तित कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया और उसको लक्षित सार्वजनिक प्रणाली नाम दिया उनको द्वारा। टारगेटेड जो है टीपीडीएस इसको कहा गया था। तो विशेष तौर पर यहाँ पर इसका उद्देश्य यही था कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे के लोग हैं और उनको जो है विशेष तौर पर इसके अंतर्गत जो है टारगेट किया गया, उनके लिए जो है इस योजना को उद्देशित किया गया। और सरकार का उद्देश्य ये था कि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको जो उनकी जो उपभोग की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनको 35 किलो जो है खाद्यान्न जो है प्रति परिवार की के स्तर पर उनको जो है उपलब्ध कराया जाता है। 2000 में सरकार के द्वारा जो अंत्योदय योजना जो शुरू की गई थी उस योजना में भी जो है जो खाद्यान्न जो उस योजना को भी जो सार्वजनिक जो हमारी जो वितरण प्रणाली है उसके तहत उसको सम्मिलित कर लिया गया सरकार के द्वारा। अब हम बात करें कि इसमें सरकार जो है किन दरों पर उपलब्ध कराती है। तो सरकार के द्वारा 2 रुपए जो प्रति किलो की दर से जो है गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल जो है इसमें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय खाद्य निगम, जो भारत सरकार की एक केंद्रीय एजेंसी है, भारत सरकार की एक संस्था है और ये संस्था ही एक तरीके से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें जो खाद्यान्न जो वितरित किया जाता है उसकी आपूर्ति करने की जो जिम्मेदारी है वो एफसीआई की है। तो भारतीय खाद्य निगम का गठन भारत सरकार के द्वारा जो है भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत हुआ और उसकी स्थापना जो 1965 में हुई। तो वर्तमान में जो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है जिसको अभी आगे हम पढ़ेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो सरकार ने कानून बनाया है तो उसके क्रियान्वयन में उसको लागू कराने में जो है एफसीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो खाद्य जो निगम है हमारा, जो भारतीय खाद्य निगम है, वो विशेष तौर पर क्या कार्य करता है। तो जो इसका जो मुख्य कार्य यही है कि किसानों से उचित मूल्य पर उनके उत्पादों को क्रय करना। तो उचित मूल्य का यहाँ पर यही है कि जो सरकार के द्वारा मूल्य की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है उस मूल्य पर जो किसान है उनसे उनके अनाजों का क्रय करना। तो किसानों से उचित मूल्य पर उनके उत्पादों को क्रय करना
और अनाज का उचित भंडारण करना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के एफसीआई के बड़े-बड़े गोदाम होते हैं, तो वहां पर ये जो किसानों से अनाजों का क्रय करता है और उस अनाज को अपने गोदामों में जो है वो सुरक्षित रखता है। तीसरा है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो हमारी पीडीएस सिस्टम है और अन्य जो कल्याणकारी जो योजना है, जिनमें जैसे हम बात करेंगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो लोगों को जो जो वो काम करते थे उसके बदले उनको अनाज दिया जाता था। तो अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इतर जो अन्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें उपभोक्ताएं जो हैं उनको खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। तो जो सार्वजनिक हमारी जो वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, हमारी जो कोटे हैं और इनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें भी इनको कहा जाता है, तो उन पर जो गेहूं या चावल या दाल जो भी चीज आती है, तो वो एफसीआई के गोदामों के द्वारा ही उन पर आती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। तीसरा, जिन राज्यों में अधिक उत्पादन होता है उन राज्यों से अतिरिक्त उत्पादन लेकर कम उत्पादन वाले राज्यों में वितरित करना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में, जैसे कि आप लोगों ने एक सामान्य जानकारी के तौर पर आपने पढ़ा होगा कि भारत के जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा जो है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। और हम बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें और उधर कर्नाटक की बात करें, तो ये क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर चावल का ज्यादातर उत्पादन होता है। उड़ीसा को भी हम ले सकते हैं। तो जिन क्षेत्रों में जो अतिरिक्त जो है अधिक जो उत्पादन होता है, उसको जो है दूसरे क्षेत्रों में उसको एक तरीके से स्थानांतरित करना या उसको वहां भिजवाना। तो जिन क्षेत्रों में गेहूं की कमी है वहां गेहूं भिजवाया जाता है, या जहां चावल की कमी है वहां चावल भिजवाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में जो है जो अधिक उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों से अधिक उत्पादन को लेकर उनके जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको लेकर अन्य राज्य जहां पर कम खाद्यान्न जो वाले जो राज्य हैं वहां पर भिजवाया जाता है। या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत कम पैदावार होती है, जैसे हम बात करें हमारे जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर जो है कृषि योग्य ज्यादा भूमि नहीं है, तो उन क्षेत्रों में भी जो है एफसीआई के माध्यम से जो है खाद्यान्न का जो है एक तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। तो जो एफसीआई जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है, उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारी जो विशेष तौर पर है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी है पीडीएस है, और खाद्य सुरक्षा में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम 10 सेवा, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहा जाता है, और ये जो हमारी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इसका भी विशेष तौर पर उद्देश्य जो 6 साल तक के बच्चे हैं और महिलाएं विशेष तौर पर जो गर्भवती हैं और जो स्तनपान कराती हैं, उनके लिए जो है एक तरीके से उनको पोषण जो है उपलब्ध कराना, और साथ में उनको जो है कुछ चिकित्सीय जो है एक शैक्षिक उनको जानकारी भी देना है, जो विशेष तौर पर उनको जो एक तरीके से पोषण के संबंध में ही है। तो विशेष तौर पर हम देखें, सरकार के द्वारा जो ये योजना शुरू की गई थी 1975-76 में शुरू की गई थी, और इसके अंतर्गत जो है 6 साल तक के बच्चों का चयन किया जाता है। तो इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जिनका इसके अंतर्गत जो चयन किया गया है उनको संतुलित जो है उनको आहार मिले, उनका जो पालन पोषण हो उनमें जो है उनको संतुलित आहार मिले। और अगर हम बात करें इस योजना का जो उद्देश्य है, वो विशेष तौर पर जो शिशु हैं और बच्चे हैं, किशोरी बालिकाएं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता में सुधार करना है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के स्तर पर विशेष तौर पर उनको पोषण उपलब्ध कराना, कि कैसे वो अपने जो उनका जो बच्चा है, छोटा बच्चा है और या वो गर्भवती हैं, तो कैसे अपना वो ध्यान रख सकें, कैसे उनको कुछ चिकित्सीय जो है एक छोटी ऐसी जानकारी जो है उनको, जिससे वो घरेलू स्तर पर कर सकें, अपना ध्यान रख सकें, उनके बारे में उनको जो है इसमें जो है उनको जानकारी देना है। साथ में जो ये योजना जो शुरू की गई है वो एक तरीके से जो अन्य जो वैश्विक जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से शुरू की गई है। तो हम यहाँ अगर बात करें तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक
और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि 1970 के दशक में आया था, और उसका उद्देश्य जो है गरीब लोगों को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। और जो यूनिसेफ है, जो हमारी जो वैश्विक जो संस्था है, उनके के जो सहयोग और उनका जो मार्गदर्शन के द्वारा ये योजना जो है संचालित की जा रही है। अगर हम सर, बात करें कि आवाज कम कैसे हो गई? बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं और अगर उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, तो जो पोषण है उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर उनको कमजोर रखेगा। तो अगर जो बच्चा जो सामाजिक तौर पर, अगर शारीरिक मानसिक तौर पर कमजोर है, तो सामाजिक जो है जो स्तर है उसमें वो समाज में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके सामाजिक विकास की नींव डालना, और 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। और क्योंकि अगर हम भारत में बात करें कि जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु जो मृत्यु दर जो है भारत में वो सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें विशेष तौर पर किसी क्षेत्र की बात करें, तो जो मध्य प्रदेश का जो है वहां पर उसको जो है एक तरीके से भारत का इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया जो है एक अफ्रीकी देश है, तो वहां पर जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा है। तो इसी संदर्भ में जो भारत का जो उद्देश्य, भारत सरकार की अगर जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, और हमने ये संबंध में जो चर्चा, जो भारत की जो जनसंख्या के आंकड़े थे उस संदर्भ में भी हमने चर्चा करी थी कि सरकार की जो जनसंख्या नीति है उसका जो उद्देश्य है कि शिशु मृत्यु दर को जो है कम इसको किया जाए, साथ में मातृत्व मृत्यु दर को भी कम करना है। और जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनकी संख्या है उसमें भी कमी लाना है। तो विशेष तौर पर जो आईसीडीएस की योजना जो है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो अन्य जो सरकारी विभाग हैं और उनके द्वारा जो कार्यक्रम, जो योजनाएं उनके द्वारा जो संचालित की जा रही हैं, उनमें समन्वय स्थापित करना है आईसीडीएस का। अब हम बात करें कि जो है ग्रामीण स्तर पर और जो शहरी स्तर पर हम देखें, ग्रामीण स्तर में जो जहाँ 1000 की आबादी है, और विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में देखें जो स्लम एरिया है, वहां पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरिया है, जिनकी जनसंख्या जो है 1000 की आबादी है, जनसंख्या उनकी 1000 की है, वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे केंद्र भी हैं जो जंगल में हैं और आदिवासी क्षेत्र हैं, तो वहां पर जो 700 की आबादी है, उनमें गांव में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। तो आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में आप लोग जो है एक सामान्य जानकारी आपको होगी। तो आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं उनमें एक जो है एक केंद्र होता है, उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है, और साथ में उसकी जो है एक सहायिका होती है। और एक तरीके से विकास खंड के स्तर पर अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें, तो इसके निरीक्षण और उनके क्रियान्वयन करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट अफसर होता है, और जिले के स्तर पर भी एक अधिकारी होता है, और उसी के जो अधीन जो अन्य निरीक्षक जो कार्य करते हैं। तो जो आईसीडीएस में जो विशेष तौर पर जो संचालन किया जाता है, वो आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनके माध्यम से किया जाता है। क्योंकि योजना जो अगर हम बात करें कि कोई भी योजना जो होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रशासनिक जो एक तरीके से अदक्षता आ जाती है, या प्रशासनिक जो लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं। तो जो योजना को सरकार के द्वारा जो एक तरीके से कारगर बनाने के लिए, उनको व्यापक बनाने के लिए, लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है मॉनिटरिंग बेस्ड, मतलब जो है आईसीटी, जिसका हम एक सामान्य अर्थ बोले हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जैसी जो वर्तमान की जो आवश्यकता है, उससे जोड़ते हुए इन सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम विशेष मोटा इसमें आपने समझा, आईसीडीएस की जो योजना है वो बच्चे हैं, शिशु हैं, गर्भवती महिला हैं, उनकी पोषण की जरूरतें पूरी करना, और उनको और उनके स्वस्थ कैसे रहा जाए इसके संबंध में उनको एक सामान्य जानकारी जो है इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी योजना जो हमारी है वो मध्याह्न भोजन योजना है, जिसको मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। और ये योजना जो सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी, और 1997-98 में इसको सभी ब्लॉकों में इसको लागू कर दिया गया, मतलब पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। और इस योजना का उद्देश्य अगर हम बात करें, तो विशेष जो तौर पर जो उद्देश्य है वो
जो बच्चों जो स्कूल में जो बच्चों के जो दाखिला होता है उसकी संख्या को बढ़ाना, मतलब बच्चों में स्कूल की जो एडमिशन की जो रेट है उसको बढ़ाना है। ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश जो है विद्यालयों को छोड़ देते हैं, स्कूलों को छोड़ देते हैं और अपनी जो उनकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है, उस प्रवृत्ति को रोकना। क्योंकि अगर हम भारत में अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करें तो क्योंकि ग्रामीण स्तर पर कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं लेकिन जिनकी आय जो है एक तरीके से बहुत कम होती है और वो बच्चों को एज एक तरीके से सहायक अपने व्यापार में या अपना जो वो कारोबार कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें सहायक के तौर पर उनकी भूमिका को देखते हैं। तो छोटे स्तर पर हम देखें कि जो है बच्चों को वो छोटे जो है जब वो छोटे होते तभी उनको काम पर लगा देते हैं। जब हमने देखा हो चाहे जो है चाय की दुकान हो या एक तरीके से पंचर बनाने की दुकान हो तो वहां पर बच्चों को वो काम पर लगा देते हैं। या ये कहें कि अगर जो है खेती में बच्चों को जो अपने एक तरीके से सहयोग के तौर पर उनका सहायक के तौर पर उनका सहयोग लेना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा जो अपनी पढ़ाई से दूर हो जाता है और वो अपनी जो पढ़ाई है उसको वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर सरकार का यही उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं अपनी जो पढ़ाई को अधूरी छोड़ देते हैं उस प्रवृत्ति को रोकना। तीसरा कारण है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाना और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। क्योंकि सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है एक तरीके से जो मिड डे मील है सब बच्चों को जो है दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और भोजन में एक गुणवत्ता एक मानक का निर्धारण किया गया तो जिससे बच्चों का जो पोषण स्तर है उसमें भी सुधार हो। तो यहाँ सरकार के द्वारा क्योंकि जो योजना जो प्रारंभ की गई थी तो विशेष तौर पर इसमें जो सरकार के जो प्राथमिक विद्यालय थे उनके लिए ही इस योजना को प्रारंभ किया गया था। लेकिन बाद में जो है अन्य जो है सामाजिक जो संस्थान है जो संस्थाएं हैं जो एनजीओ हैं उनके द्वारा ये सरकार जो एक तरीके से ये प्रयास किया गया कि सरकार जो है इस योजना का दायरा जो है वो बढ़ाए। तो बाद में सरकारी के अलावा जो एक तरीके से सरकारी जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं और सरकार के द्वारा जो शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा स्कीम के अंतर्गत जो केंद्र चलाए जा रहे हैं उनमें उन स्कूलों को के जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उसका क्या मानक निर्धारित किया गया है। क्योंकि इसका योजना का उद्देश्य विशेष तौर पर यही है कि बच्चे स्कूल आए और उनको और आए तो और उनके पोषण का जो स्तर है वो सुधारा जाए। तो ये जो योजना जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि यहाँ पर भी सरकार का उद्देश्य जो है खाद्य जो सुरक्षा है वो प्रदान करना है बच्चों को। तो इसके अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाता है। साथ में इसी उच्च स्तर के जो 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनके जो पोषण का जो स्तर है उसके लिए 700 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का जो है वो जो पोषण का जो भोजन है वो उनको उपलब्ध कराया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर उनमें एनीमिया की जो है समस्या उनके साथ में रहती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा बच्चों में एनीमिया है या बच्चों की जो है जो एक तरीके से छोटे स्तर पर ही उनकी आंखें का कमजोर होना या अन्य जो पोषक तत्व तो उनकी एक कमी भारत जैसे देश में जो में पाई जाती है, कोई खाद्य तरीके से उनको जो सुरक्षा नहीं मिल पाती, पोषण नहीं मिल पाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो है इसके अंतर्गत बच्चों को आयरन की गोलियां और फोलिक एसिड और विटामिन ए की जो है एक तरीके से जो खुराक है बच्चों को वो उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पर सरकार का एक तरीके से समग्र उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है एक तरीके से जो शिक्षा का स्तर है भारत में जो साक्षरता दर है वो तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन साथ में बच्चे का जो पोषण स्तर है बच्चे को जो एक न्यूनतम उसको पोषण चाहिए वो भी बच्चे को मिले। अब हम बात करते हैं कि सरकार क्योंकि भारत में अभी तक सरकार के द्वारा योजनाएं तो चलाई गई हैं, जैसे हमने बात करी ICTS की बात करी, मिड डे मील की हम लोगों ने यहाँ बात करी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हमने बात करी है, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना था कि कानून के माध्यम से लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो सरकार के द्वारा इस संबंध में एक पहला प्रयास जो है किया गया दिसंबर 2013 में किया गया और यहाँ पर जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है उनका
उसके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की जो जो योजना है वो थी। तो ये योजना एक तरीके से जो है भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और विश्व की जो है सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसमें करीबन करीब 2 करोड़ जो लोग हैं उनको रियायती स्तर पर जो है रियायती दरों पर उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और साथ में ही जो है एक तरीके से उनको खाद्य की सुरक्षा के साथ साथ इसमें पोषण एक उसकी भी उनको सुरक्षा मिले, पोषण की भी सुरक्षा मिले, इसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। अगर इस कार्यक्रम की हम विशेषता की बात करें तो विशेष तौर पर जो ग्रामीण जो आबादी है, जो कि एक तरीके से गरीबी रेखा के जो नीचे रह रही है, 75% ग्रामीण आबादी और 50% जो है शहरी आबादी का ये अनुमान लगाएगा कि इसके माध्यम से हम जो 75% ग्रामीण आबादी, 50% जो शहरी आबादी है उनको जो है इसके अंतर्गत कवर करेंगे। तो अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी कुल आबादी का 2/3 जो % जो है वो गरीबी जो है उसको इस योजना के तहत कवर करना है। और इसमें एक समान रूप से प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है जो खाद्यान्न है वो रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 3 रुपए किलो जो है चावल उपलब्ध कराया जाना था, 2 रुपए किलो की दर से गेहूं और 1 रुपए किलो की दर से जो है वो मोटा अनाज जो है इसके अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना था सरकार के द्वारा। और साथ में ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से बिल्कुल जो नीचे हैं और गरीबों में भी गरीब हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा जो है 35 किलो अधिकतम जो सीमा निर्धारित की है प्रति परिवार के अनुसार 35 किलो खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराया जाना। और ये जो खाद्यान्न था वो अंत्योदय ये योजना सरकार के द्वारा हमने अभी चर्चा की, 2000 में योजना जो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी वो जो है उसके स्तर से उपलब्ध कराया जाना था। साथ में इस योजना में ऐसी महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको जो है एक तरीके से पोषण जो प्रदान करने का जो समर्थन इसमें योजना में भी किया गया। और विशेष तौर पर ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या इनके जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको सरकार के द्वारा जो है मातृत्व 6,000 रुपए का उनको मातृत्व लाभ भी उनको प्रदान किया जाता है। तो ये जो लाभ प्रदान किया जाता है वो 1,000 की किस्तों में दिया जाता है, 6 महीने तक उनको लाभ दिया जाता है। साथ में और इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको एक पोषण मानक के हिसाब से राशन या पका हुआ गर्म भोजन का भी जो है एक तरीके से इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। साथ में अगर हम बात करें जो कि भारतीय जो समाज एक तरीके से पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर मातृसत्तात्मक की समाज है। और अगर विशेष तौर पर बात करें केरला या जो है मालाबार के क्षेत्र में, वहां पर जो परिवार का जो प्रधान होगा वो महिलाएं होंगी। ऐसी पूर्वोत्तर के हमारे जो राज्य है वहां पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सामान्य तौर पर जो हमारा जो समाज है एक तरीके से हमारे परिवार की जो व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। तो सरकार के द्वारा यहाँ एक तरीके से इसकी उलट व्यवस्था की गई है कि जो राशन कार्ड जो एक तरीके से जो जारी किया जाएगा वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अगर कोई परिवार की जो महिला होगी उसको जो है यहाँ पर मुखिया माना गया। यहाँ पुरुष की जगह जो है महिला को मुखिया माना गया है और राशन कार्ड जो जारी किया जाएगा वो उसी के नाम जारी किया जाएगा। अगर कोई महिला नहीं है, जो 18 साल से ऊपर की महिला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष होगा उसको जो है परिवार का मुखिया माना गया है। तो विशेष तौर पर सरकार के द्वारा जो है ये योजना इसमें जो है शुरू की गई। साथ में चूंकि जैसे हमने अभी चर्चा की कि कोई भी योजना जो है वो फुल प्रूफ नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, चाहे वो जो है चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो या अपात्र लोगों की चयन की समस्या, कुछ जो वास्तविकता में जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ ना मिलकर ऐसे लोग जो अपात्र लोग हैं और जो एक तरीके से खाद्यान्न जो क्रय करने की स्थिति में उनको जो है खाद्यान्न मिल जाए, तो ऐसी स्थिति को सरकार के द्वारा रोकने का प्रयास इसको किया गया है। इसमें भी जो है ICT बेस आधारित तकनीक जो है सूचना तकनीकी जो है उसको प्रयोग किया गया है और आधार कार्ड से इसको जोड़ा गया है। तो जैसे कि अभी आप लोग जो है सामान्य जानकारी अगर हम बात करें वर्तमान में कोरोना काल में, तो सरकार के द्वारा गरीबों को बिना राशन कार्ड के भी खाद्यान्न जो उपलब्ध कराया गया। तो यही जो सरकार का जो उपलब्ध कराएगा ये भी सरकार का एक तरीके से लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। और आपने एक सामान्य जानकारी ये भी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, सरकार के द्वारा कहा गया किसी के पास अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो सामान्य तौर पर जो है उसको अनाज दिया जा सकता है, जिसके पास आधार कार्ड हो तो उसको भी दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में
जो योजना अभी तक जो थी, एक राशन कार्ड तो सामान्य था, कोई भी व्यक्ति ले सकता था, लेकिन राशन कार्ड को अब जो है आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, जिससे वास्तविक जो लाभार्थी है उसकी पहचान हो सके और उसी को जो है लाभ मिल सके। और सरकार द्वारा इस दिशा में जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर की भी बात हो रही है कि लाभार्थी के खाते में जो है सीधे पैसा जो है पहुंचा दिया जाए और लाभार्थी जो है अपनी जरूरत के अनुसार जो है खाद्यान्न का क्रय कर सके। तो विशेष तौर पर हमारा जो आज का टॉपिक था वो भारत में खाद्य सुरक्षा और उसके संबंध में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उस पर था। तो ये टॉपिक हमारा आज यही समाप्त होता है, और इस संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।